नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल। हम इस समय कैथल में अनुराग डांडा निवास स्थान पर पहुंचे हैं। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं अनुराग डांडा से। हरियाणा में जो मुद्दा चला हुआ है, जयप्रकाश उर्फ जेपी द्वारा जो महिलाओं के खिलाफ जो टिप्पणी दी गई है, महिला आयोग ने बता दें भी इस पर संज्ञान लिया है, नोटिस जारी करने की बात कही है। डांडा साहब, सबसे पहले स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग जी, मामले से आप परिचित होंगे, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। जयप्रकाश उर्फ जेपी द्वारा जो है महिलाओं पर टिप्पणी की गई, कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत शर्मनाक है, बहुत अशोभनीय है। मैंने कल भी ये बात कही थी कि अपनी बहन बेटियों के बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, क्या कसूर है भाई? अगर कोई चुनाव की तैयारी कर रहा है, क्या कसूर है अगर कोई आपके बेटे के अलावा, अगर आपके परिवार के अलावा अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है? लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है, लोकतंत्र में सबको जनता के बीच में जाके मैंडेट लेने का अधिकार है। उसके बदले में महिलाओं के खिलाफ इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कि ये आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। ये बताता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, महिलाओं के प्रति आपकी कितनी घटिया सोच है। ये सारी चीज़ें पूरे समाज के सामने और पूरे हरियाणा में मुझे लगता है इसके खिलाफ विरोध की आवाज़ उठ रही है। किसी मुद्दे पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करके चर्चा में आना, ये जयप्रकाश जी का हमेशा से पॉलिटिकल स्टाइल रहा है। लेकिन आपको चर्चा में आना है, इसलिए आप बहन बेटियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे और फिर भी आपको लगता है कि लोग आपकी राजनीति में हिस्सेदारी करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। मुझे लगता है कि वो दिन बीत गए हैं और लोगों को अब इस बात की समझ है, लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि इन्होंने इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करके पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाओं का अपमान किया है। इनसे तो हम बीजेपी वालों से ही नहीं परेशान थे, जो महिलाओं का अपमान करते रहते हैं, जो महिलाओं को सड़कों पर घसीटते हैं। तो फिर उनमें और इनमें क्या फ़र्क रह गया? ये भी उसी लाइन पे चल पड़े, ये भी महिलाओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, ये भी उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, लोगों को अब ये तय करना चाहिए कि ऐसे लोगों का राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। महिला आयोग द्वारा इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया है, कार्रवाई करने की बात की गई है, नोटिस जारी करने की बात की, कैसे देखते हैं? वो महिला आयोग की अपनी कार्रवाई है, लेकिन मैं ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए जयप्रकाश जी को पूरे समाज से कि इस तरीके की घटिया भाषा का प्रयोग महिलाओं के लिए जो उन्होंने किया, जिस तरीके से उनको नीचा करके दिखाया कि मानो चुनाव की तैयारी कोई महिला नहीं कर सकती है। तो आपकी बपौती थोड़ी है राजनीति, आम घरों से भी लोग निकल के आ सकते हैं, वो भी तैयारी कर सकते हैं, कोई आपके परिवार की जागीर थोड़ी है राजनीति। तो मुझे लगता है इस बात को लेके लोगों में गुस्सा है और वो गुस्सा इनको चुनाव में नज़र भी आएगा। वो गुस्सा जो इनके खिलाफ जो माहौल बन रहा है पूरे कलायत के अंदर, वो लोगों को ये समझ भी आ रहा है कि हमको इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने वाले, इस तरीके के गुंडा तत्वों को, इस तरीके के लोगों को आगे थोड़ी बढ़ाना है। हमको विधानसभा में एक ऐसी आवाज़ जो कलायत की समस्याओं के बारे में बात कर सके वो पहुंचानी है। ऐसी आवाज़ को विधानसभा नहीं पहुंचाना है जो भाषा की मर्यादा नहीं रख सके, जो महिलाओं का अपमान करे। तो मुझे तो लगता है बहुत अशोभनीय टिप्पणी थी, इसके लिए तुरंत प्रभाव से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। इतने दिन हो गए, अगर अब तक माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने, ये उनका अहंकार भी दर्शाता है। मतलब आप महिलाओं का अपमान भी करते हो, आप अहंकारी भी हो और उसके बावजूद आप सोचते हो लोग आपको वोट देंगे। मुझे तो नहीं लगता कि लोग किसी भी तरह से साथ खड़े होंगे। जी, समाज से माफ़ी मांगने की बात की है आपने। खाप की अगर बात की जाए तो 5-6 गाँव की पंचायतों ने जो बहिष्कार करने की बात की है। कल शाम की अगर बात की जाए तो देर शाम को पंचायत की गई है, हालांकि फैसला भी नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं बातें सामने आ रही है कि 5-6 गाँव की जो डूल खाप है, जो कहीं ना कहीं बहिष्कार कर सकता है। कैसे देखते हैं निर्णय को? नहीं, सबको करना चाहिए। बेटियां तो सबकी साझली होती हैं। अगर बेटियों के लिए कोई ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है तो किसी एक परिवार की, किसी एक खाप की थोड़ी हैं। बेटियां तो साझली होती हैं। हमारे हरियाणा में कहते हैं भाई बेटियां सबकी साझली होती हैं। तो सबको बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों को तो गांव में घुसने नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को वोट देना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। जो बहन बेटियों का मान सम्मान नहीं कर सकते, वो काम क्या कराएंगे? काम तो भूल जाओ, काम तो खाक कराएंगे वो। लेकिन बहन बेटियों का जो मान सम्मान नहीं कर सकते, उनको इसका जवाब मिलना चाहिए। और अगर चुनाव है और चुनाव में ऐसी बातें बोल रहे हैं तो राजनीतिक तौर पे इसका जवाब मिलना चाहिए। जी, ये बात हमने कर ली। अभी चुनावी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। डांडा साहब, एक वरिष्ठ पत्रकार आप रहे हैं। पत्रकार से एक विधायक की लाइन में आना कैसा सफ़र रहा और क्या कुछ आपने सोचा है कि क्यों पत्रकारिता की लाइन छोड़ के इस तरफ आना पड़ा? नहीं, पत्रकारिता में भी तो यही करते थे। गरीबों की आवाज़, कमज़ोर की आवाज़ को मजबूत तरीके से उठाते थे सरकार के सामने, ताकि बुलंद आवाज़ खड़ी हो सके। आज राजनीति में भी वही कर रहे हैं। मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता है। राजनीति में भी हम हैं तो दबे कुचलों की, गरीबों की आवाज़ को उठाने के लिए। विधानसभा तक
एक वो आवाज़ ऐसी पहुंच सके जो आपके मुद्दों को उठा सके, इसके लिए विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि कलायत विधानसभा का अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए, पिछले 5 साल में विधानसभा में कलायत नाम तक नहीं सुना होगा आपने, जिक्र ही नहीं हुआ। तो फिर किस लिए विधायक चुना था भाई हमने? फिर मंत्री भी बनी वो सरकार में, लेकिन ना तो आपके काम हुए, ना विधानसभा में कलायत का जिक्र हुआ, ना कलायत की समस्याओं के ऊपर चर्चा हुई। तो फिर किस लिए हमने विधायक चुन के भेजा था? इसलिए लोग इस बार ये कह रहे हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो आम घरों से आता हो, जिसको आम घर की दिक्कत भी पता हो, ऐसे व्यक्ति को चुन करके विधानसभा भेजें जो कलायत की बुलंद आवाज़ बन सके विधानसभा के अंदर। तो यहाँ तो माहौल स्पष्ट है, जो सिटिंग विधायक हैं उनके खिलाफ पूरी तरह से माहौल बना हुआ है। यहाँ पर कमलेश जी के खिलाफ पूरी तरह से उन्होंने लोगों का मान सम्मान नहीं किया, उन्होंने कोई काम नहीं कराया कलायत के अंदर। जो जयप्रकाश जी हैं उनका सबको पता है, अभी जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो बहनों का मान सम्मान नहीं कर सकता, बहन बेटियों का, वो क्या ही करेगा। और तीसरे यहाँ कोई पुराने नेता हैं, वो इनेलो से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि उनका कोई राजनीतिक अस्तित्व अब बचा नहीं है। तो ये 3 परिवारों के बीच में कलायत पिछले 30 साल से जूझ रहा है। इन्हीं 3 परिवारों के बीच में बार बार कभी वो कभी वो कभी वो, विधायक भी बने, सरकार में भी जाने का मौका मिला, लेकिन कलायत का कुछ भला नहीं हुआ। तो ये चुनाव परिवारों के चंगुल से, इन 3 परिवारों के चंगुल से कलायत को आज़ाद कराने का चुनाव है। ये चुनाव किसी एक आम व्यक्ति को इस बार विधानसभा भेजने का चुनाव है, ताकि कलायत को इनकी बंदिश से मुक्ति मिल सके और कोई बेसिक मूलभूत सुविधाओं के ऊपर कलायत में काम हो सके। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोज़गार, इन मुद्दों की कलायत के हर कोने में चर्चा है। न कलायत के किसी गांव में गंदा पानी निकलने की व्यवस्था है, न पीने का पानी आने की व्यवस्था है। ये बेसिक सुविधाओं के ऊपर जो राजनीति करेगा वो इस बार विधानसभा जाएगा। कलायत वासियों की जो है आवाज़ आपने बोला कि विधानसभा में उठाने का जो काम करेगा ऐसा विधायक होना चाहिए। आप भी काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि क्षेत्र में लगे रहते हो, लोगों के बीच आप जाते हो, किस तरह की मेन समस्याएं जो निकल कर आती हैं, क्योंकि ग्राउंड पे आप बतौर पत्रकार और एक नेता के रूप में किस तरह से देखते हो कि कल को आपको अगर जनता मौका दे तो क्या कुछ वो बड़े आपने रोड मैप तैयार किया, क्या कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो आपके माइंड में है जिससे जनता को राहत मिले? नहीं, मैंने तो बता दिया, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे लोगों के बीच में ये कहा है कि भाई कोई कांटे थोड़ी लगे हम में कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती, यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं आ सकता, यहाँ पे कोई व्यापार नहीं हो सकता बड़ा। यहाँ पे क्यों नहीं आती हैं फैक्ट्रियाँ या बड़ी कंपनियाँ, क्यों नहीं आती इस इलाके में? वोट तो हम भी देते हैं, हर बार विधायक तो हम भी चुनते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिल पाता क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता ही नहीं किसी तरीके से। तो यहाँ पे रोज़गार की सुविधा, रोज़गार को पैदा करने की ज़रूरत है, यहाँ पे प्रोजेक्ट लाने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी समस्या जो इस वक्त है, गंदे पानी की निकासी किसी गांव में व्यवस्था नहीं है, सड़कों के ऊपर गंदा पानी बहता रहता है। अफसरों से पूछेंगे कि वो इस गंदे पानी में बैठ के अपनी मीटिंग कर सकते हैं क्या? अगर वो नहीं कर सकते तो गाँव वालों को क्यों मजबूर किया हुआ है ऐसे हालात में रहने के लिए? पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, जहरीला पानी ज़्यादातर कलायत के हिस्सों में आता है, गांव-गांव में आता है, जिससे बड़ी बीमारियां हो जाती हैं बच्चों को और उनकी लाइफ पूरी की पूरी तबाह हो जाती है। बच्चे ज़मीन बेच के, रोज़गार नहीं है तो विदेश जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं जिनको ठीक करना है। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है गाँव के अंदर। सरकारी अस्पताल में आप चले जाओ तो वो लिखेंगे PGI रोहतक, PGI चंडीगढ़, कोई यहाँ पे अस्पतालों की कोई व्यवस्था नहीं, कोई इलाज नहीं होता यहाँ पे। तो इस तरीके के जीवन को जीने के लिए मजबूर किया हुआ है कलायत और आसपास के इस पूरे इलाके के लोगों को। इनको इससे बाहर निकालना है, इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के बीच अपनी बातों को लेके जा रहे हैं। केजरीवाल जी की मूलभूत सुविधाओं की राजनीति को लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पुरानी पार्टियाँ, पुराने नेता सब देख चुके हो, इस बार बदल के देखो, इस बार कुछ नया करके देखो। स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की बात आपने की। पंजाब और दिल्ली में आपकी सरकार है, अरविंद केजरीवाल को फिलहाल ही जमानत मिली है, क्या कुछ आगे का प्रोग्राम है? कलायत आएंगे या नहीं आएंगे और कितना फ़ायदा मानते हैं उनका? बहुत जल्दी कलायत आएंगे अरविंद केजरीवाल जी प्रोग्राम करने के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कार्यकर्ताओं का ही मैं उत्साह देख रहा हूँ 100 गुना बढ़ गया पहले से ज़्यादा। लोगों के अंदर इस बात को लेके बहुत उत्साह है कि सारी साजिश कर ली बीजेपी ने, सारा बेईमानी जो कर सकते थे, साजिश जो कर सकते थे, जो षड्यंत्र कर सकते थे, सब कुछ कर लिया। उसके बावजूद भी ईमानदारी की जीत हुई। अरविंद केजरीवाल जी ज़मानत पे बाहर हैं और सारे हमारे लीडर्स को ज़मानत मिल गई है ऐसे केसेस में जिसमें ज़मानत मिलना मुमकिन नहीं होता है। ये स्पष्ट बताता है कि ये सारा केस फर्जी था, बीजेपी कार्यालय में छापा गया था, लिखा गया था और इसका कोई आधार नहीं है। तो अब लोगों के बीच में जो कट्टर ईमानदार वाली छवि अरविंद केजरीवाल जी की, वो और ज़्यादा मजबूत होकर उभरी है। हमारी तो पूरी विचारधारा टिकी हुई है, कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति और इंसानियत। इन तीनों पिलर्स को लेकर के चलेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के आने से हमारी ताकत दोगुनी हो गई है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी मजबूत चुनाव लड़ रही है। हमें पूरी उम्मीद है, तीसरे विकल्प का इंतज़ार हरियाणा कर रहा था,
हमने वो तीसरा विकल्प उनके सामने रख दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि लोग तीसरे विकल्प को चुनेंगे, आम आदमी पार्टी को मौका ज़रूर देंगे। 90 विधानसभा की आपने बात की है, आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं। गठबंधन की बात कर लेते हैं डांडा साहब की। गठबंधन अगर कांग्रेस पार्टी से होता, क्या कुछ आप मानते हैं उसका बेनिफिट होता या नुकसान होता, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, जो ऊपर वाला करता है अच्छा ही करता है। एक तीसरा विकल्प हरियाणा के लोगों को मिला है और एक ऐसा मजबूत विकल्प मिला है। कोई हमारी ताकत को अगर कम करके आंक रहा था तो उसको ये सोचना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने 2 दिन के अंदर 90 के 90 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी भी की, 90 के 90 उम्मीदवारों के पर्चे भी भरवाए और कैंपेन पूरे 90 सीटों के ऊपर मजबूत कैंपेन शुरू हो गया। जब दूसरी 2 नेशनल पार्टीज़ अभी अपने प्लानिंग फेज़ में हैं, कुछ करने की प्रयास कर रही है, हमारा कैंपेन फुल फ्लो में है। तो हमारा आज हर बूथ के ऊपर कार्यकर्ता है, हमारा आज हर विधानसभा के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, हर गांव के अंदर हमारी ग्राम समिति हैं। तो मुझे लगता है कि एक मजबूत संगठन के बेसिस पर आम आदमी पार्टी ये चुनाव लड़ने जा रही है। 36 जात का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। बहुत ही चौंकाने वाले, बहुत चमत्कारी नतीजे आपको इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। प्रदेश सर की बात की जाए, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो बात की जाए तो सरकार बनाने का दावा कर रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोई पार्टी नहीं सरकार बनाती, जनता सरकार बनाती है और मुझे लगता है कि प्रदेश में बदलाव का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में इस बार नहीं पहुंचेगी हरियाणा के अंदर, ये मैं आपके सामने स्पष्ट तौर पे बता रहा हूं। बाकी निर्णय जनता को करना होता है, जनता तय करेगी। हमारा तो सिर्फ झाड़ू का चुनाव निशान है जो हम लोगों के बीच में रखते हैं। चुनाव तो जनता लड़ती है, अभी भी हमारा चुनाव जनता लड़ रही है। जब जनता चुनाव लड़ती है तो बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े आंकड़े, सब कुछ फेल हो जाता है, तब जनता का राज आ जाता है। जैसे पंजाब और दिल्ली में आया, वैसे हमें उम्मीद है कि हरियाणा में भी आम आदमी का राज बहुत जल्द आएगा। पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हो कलायत से, आपके सामने जयप्रकाश की बात की जाए, कमलेश डांडा की बात करें, उनके पति पहले पूर्व मंत्री रहे हैं। जयप्रकाश की बात करें तो वो भी सत्ता में रहे हैं। क्या मान पाएंगे कि बीच भंवर कश्ती से आप निकाल पाओगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें ख़ास मुश्किल होने वाली है, क्योंकि लोगों का बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है। उसका एक कारण है, मैं आपको कारण बताता हूँ। अब जयप्रकाश जी थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो सांसद हैं, हिसार से सांसद हैं। वो तो उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, पहली बार लड़ रहा है, वो भी, उसको भी नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी। वो तो लोगों के बीच में भी नहीं गया कभी। अपने पिता के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो पिता के नाम पे बेटा वोट मांग रहा है। दूसरी तरफ कमलेश जी हैं, जिन्होंने 5 साल तक अत्याचार किया, कलायत के लोगों पे कोई काम नहीं किया। बीजेपी ने फिर भी उनको टिकट दे दिया, मतलब जले पे नमक छिड़का कलायत के लोगों के कि भाई हम तो इसी को टिकट देंगे, तुम कर लो क्या करते हो। तो अब कलायत के लोगों ने भी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर ये फैसला किया है, पूरे हरियाणा में सबसे बड़े मार्जिन से हरा के भेजेंगे यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार को। तीसरी तरफ आते हैं रामपाल माजरा जी, वो भी एक परिवार से हैं। तो जयप्रकाश जी, कमलेश जी, रामपाल माजरा जी, इन 3 परिवारों के बीच में कलायत की राजनीति 30-40 साल से फंसी हुई है। कोई काम नहीं होता, कोई यहाँ कोई प्रगति का काम नहीं हुआ, उसके बावजूद भी इन 3 परिवारों के बीच में राजनीति फंसी हुई है। इस बार लोग बहुत अलग ही मूड में हैं, इस बार लोग बदलाव के मूड में हैं। लोग कह रहे हैं कि परिवारवाद की राजनीति बहुत हो गई, इस बार आम आदमी की राजनीति करेंगे, किसी आम घर से आए हुए व्यक्ति को विधानसभा भेजेंगे। तैयारियां कैसे चल रही हैं और जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? बहुत मजबूत तैयारियां चल रही हैं, लगातार गांव-गांव में कैंपेन चल रहे हैं और लोग जनसभाओं में उमड़ के आते हैं। बहुत अच्छी मीटिंग्स हो रही हैं, लोगों के बीच में बहुत मजबूती के साथ हम अरविंद केजरीवाल जी के मैसेज को पहुंचा पा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी भी अब बाहर हैं, कैंपेन और जोर पकड़ेगा। आम आदमी पार्टी पहले ही अटेम्प्ट में अपने हरियाणा के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनुराग डांडा जी, जिन्होंने खासतौर पर हमसे बातचीत की और कलायत विधानसभा को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर जो बातचीत की, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ेंगे और जनता किन मुद्दों को लेकर जो है वोट करेगी। कैथल से पंजाब केसरी के लिए जयपाल रसूलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।